नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे तक चली छापेमारी में सीबीआई ने अब तक क्या क्या जब्त किया है। मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर आज क्या कुछ कहा, सीबीआई की एफआईआर में कितने करोड़ के घोटाले का जिक्र है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीबीआई की छापेमारी राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। शराब नीति केस में 14 घंटे की सीबीआई छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। सिसोदिया ने खुद को बेगुनाह बताया, सीबीआई छापे को मोदी सरकार की साजिश बताया और साथ ही ये भी कह दिया कि अगले 2 से 3 दिन में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस पूरे मामले में राजनीति एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है? क्या इस केस में अब ईडी की भी एंट्री होगी? क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? क्या सीबीआई छापों के पीछे राजनीति है? सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक केस में घोटालेबाजी, रिश्वतबाजी हुई है। सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा के राधा इंडस्ट्रीज के खाते में इंडोस्पिरिट्स के समीर महेंद्र ने 1 करोड़ भेजे। गुरुग्राम के बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे डिप्टी सीएम सिसोदिया के करीबी हैं। ये सभी शराब लाइसेंसों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी अफसरों तक डाइवर्ट करने में शामिल हैं। रिश्वत और कमीशन लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। शराब नीति बनाने और लागू करने में गड़बड़ियां की गईं। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रहे अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर ने विवादित शराब नीति लागू करने में अहम भूमिका निभाई। अब इस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है कि घोटाले के जो आरोप हैं वो कितने सही हैं। इसी सिलसिले में सिसोदिया के घर समेत कुल 21 ठिकानों पर सीबीआई ने 19 अगस्त को छापेमारी की। सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर से जब्त किए गए लैपटॉप, दस्तावेज और मोबाइल फोन्स की जांच हो रही है। जांच के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसमें बड़ी बात यह है कि जल्द ही इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि रिश्वत देने और घोटाले के आरोप जो लगे हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी हो सकता है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर तीखे हमले किए। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर बेवड़ी सरकार तक उसे कह डाला। इस पर क्या जवाब आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखिए। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कितना राजस्व आता है शराब बेचकर? 21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार,
कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर? 20.6%। तीसरी बेबड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार। कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में? 19.9% शराब बेच के बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोपाल राय मनीष सिसोदिया के आवास पर 1.5 घंटे तक मुलाकात के बाद अब वहां से निकल चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो कि घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच मुलाकातों का दौर भी, मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है। गोपाल राय उनके आवास पर थे और इसके बाद अब वो वहां से निकल चुके हैं। ये मुलाकात खत्म हो गई है। तो मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए गोपाल राय पहुंचे थे, लेकिन अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात रही। जिस तरह से नई आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया घिरते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर थी जो लगातार इस पर हमारी नजर रहेगी। बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान कल जो हादसा हुआ उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और अब इसी हादसे को लेकर एक बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। क्या आपको मालूम है कि जिस समय वहां पर भगदड़ मची थी उस समय बालकनी तक जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा बंद था? ऐसा आखिर क्यों था, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा हादसे में नया खुलासा। जो ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक लोग एक के ऊपर पड़े हुए थे। सिर्फ 3 पुलिसकर्मी थे, बाकी पुलिसकर्मी वीआईपी की सेवा में लगे हुए थे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान हुई भगदड़ पर अब अलग अलग थियरी सामने आ रही है। मंदिर प्रशासन और मथुरा प्रशासन तो पूरे मामले में दोषी नजर आ ही रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर भगदड़ के समय मंदिर परिसर में ही मौजूद मंदिर प्रबंध कमेटी के पूर्व सदस्य और सेवा अधिकारी दिनेश गोस्वामी ने एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल को जो बताया वो सुनना बेहद जरूरी है। उस कोठरी में भी लोगों को खींचा, इधर जो खुला होना चाहिए, लोग ऊपर जा सकते थे, ऊपर तक जा सकते थे, वो गेट बंद कर दिया गया। क्योंकि साहब वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कौन साहब? शायद एसपी थे वो या नगर आयुक्त थे। वीडियो है। प्रशासन के आला अधिकारी? बिल्कुल आला अधिकारी। दिनेश गोस्वामी के मुताबिक मंदिर की बालकनी में अधिकारी थे, वहां से भक्तों को हटा दिया गया था। दिनेश गोस्वामी भगदड़ के दौरान मंदिर में ही मौजूद थे। उन्होंने एक ऐसी बात अहमद बिलाल को बताई जिसका सीधा संबंध इस भगदड़ से था। दिनेश गोस्वामी के मुताबिक अगर अधिकारियों के लिए बालकनी का दरवाजा ना बंद होता तो शायद 2 लोगों की जान नहीं जाती। ये गेट बंद कर दिया गया था उनकी वजह से। अच्छा, ये इसी गेट से जो है ऊपर आप जा सकते हैं? हाँ, वो वीआईपी अंदर गए और गेट बंद कर दिया ये गया। वाला जो दरवाजा है ये बंद। हाँ, कुछ लोगों की जान बच सकती थी। दिनेश गोस्वामी की माने तो मंदिर और जिला प्रशासन को भक्तों से ज्यादा वीआईपी की चिंता थी। ऐसे में सवाल उठता है, भगदड़ में हुई 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है? मंगला आरती के समय भीड़ को नियंत्रण में रखने का इंतजाम क्यों नहीं था? हर साल मंदिर में भारी भीड़ होती है, जिला और मंदिर प्रशासन ने क्या इंतजाम किया था? परिसर के अंदर एक साथ इतने श्रद्धालुओं को क्यों आने दिया गया? मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुआ हादसा एक सबक भी है और सवाल भी। सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, और सबक ये कि अगर भगवान के घर भी वीआईपी कल्चर हावी रहेगा तो लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। सवाल ये कि इस हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा। और सबक ये कि अगर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को, भीड़ को नियंत्रण करने की कोई रणनीति बनाई होती तो आज शायद 2 श्रद्धालु इस दुनिया में होते। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, मथुरा। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने से महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन आरजेडी पर जंगल राज वाले आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। अब इसी छवि को बदलने के लिए तेजस्वी ने अपने मंत्रियों से 7 शपथ लेने की अपील की। बताया जा रहा है कि मंत्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है।
कार्तिक कुमार कानून मंत्री, आरोप अपहरण के केस में वांटेड। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री, आरोप चावल घोटाले का। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, आरोप एयरपोर्ट पर कारतूस छिपा कर ले जाने का। सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री, आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गलौज करने का। आरजेडी के ये वो चार चेहरे हैं जिनकी वजह से महागठबंधन सरकार बनते ही पार्टी की फजीहत हुई और विपक्ष को जंगल राज वाला आरोप दोहराने का मौका मिल गया। लेकिन अब तेजस्वी ने पार्टी की छवि को बदलने के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तेजस्वी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, आरजेडी के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। आरजेडी के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो तो बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की तुरंत मदद करेंगे। किसी से भी भेंट स्वरूप पुष्प गुच्छ यानी गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को हर एक फैसले की जानकारी मिले। तेजस्वी ने इस फेसबुक पोस्ट को ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टैग किया है। संदेश साफ है, आरजेडी का कोई भी मंत्री अगर पार्टी के दिशा निर्देशों के खिलाफ काम करता है तो मुख्यमंत्री कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव अपनी सरकार और साथ ही अपनी पार्टी की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता इसमें कितना साथ उनका देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होनी है एससीओ शिखर सम्मेलन और सम्मेलन में खुद शामिल हो सकते हैं चीनी राष्ट्रपति और वहां हो सकती है मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। एससीओ में शामिल होंगे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी एक साथ दिखेंगे इस सम्मेलन में पहली बार। तो उज्बेकिस्तान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है 15 से 17 सितंबर को एससीओ की बैठक जो कि उज्बेकिस्तान में हो रही है और इसी बैठक में हो सकता है कि दोनों की मुलाकात संभव है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर आपको हमने बताया किस तरीके से लगातार जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ है। सीबीआई की छापेमारी कल हुई और उसके बाद आज खुद सिसोदिया सफाई देने आए तो बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया आखिर शराब के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए। जवाब के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? दिल्ली की जिस नई शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है उसे लागू किया गया था नवंबर 2021 में। तब केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन जब ये नई आबकारी नीति जमीन पर उतरी तो संदेह और सवाल भी साथ जुड़ते चले गए। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। सबसे पहले डायरेक्टर MHA प्रवीण कुमार राय ने सीबीआई को कथित गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए। साथ ही इन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना को भी शिकायती चिट्ठी लिखी।
मनीष सिसोदिया और एक्साइज के पूर्व अफसरों का रोल। प्रवीण कुमार राय की चिट्ठी में एलजी से कहा गया कि मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, एक्साइज विभाग के तत्कालीन कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णा, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आनंद तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज भटनागर ने सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना नई आबकारी नीति को लागू कर दिया, जिसका मकसद लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है, और अरविंद केजरीवाल जी से, कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? कारोबारियों और मनीष सिसोदिया के करीबियों का रोल। जांच के दौरान सीबीआई को यह भी जानकारी मिली कि परनॉर्ड रिकॉर्ड कंपनी के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, प्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप थाल, इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रो की नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में अहम रोल था। क्रेडिट नोट्स जारी कर होती थी फर्जी अकाउंट्स में एंट्री। सीबीआई को अपने सोर्सेज से जानकारी मिली कि एलआई लाइसेंस होल्डर्स रिटेल वेंडर्स को क्रेडिट नोट्स जारी कर रहे थे, जिसका मकसद सरकारी अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए फंड्स डाइवर्ट करना था। इसके बदले में ये एक अकाउंट्स में फर्जी एंट्री कर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि आरोपी अमित अरोड़ा, मैसर्स बडी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, सभी गलत तरीके से एक्साइज अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर शराब के लाइसेंस अलग अलग कंपनियों को दिलवा रहे हैं। आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? पैसों का ऐसे हुआ ट्रांजैक्शन। आरोपी समीर महेंद्रू, जो कि मैसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। राधा इंडस्ट्री मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा की है। वहीं दिनेश अरोड़ा, जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, यानी क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।